हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे राइज एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हमने इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट वीडियो में सोल्व किए थे और बचे हुए क्वेश्चंस को हम आज नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं एक बार फिर हम। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, है ना। चलो बेटा, देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बाइनरी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बेटा मैं। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी रेडिएशन इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि बेटा, इन जो आपके पास चार ऑप्शंस जो गिवन है, इनमें से कौन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है जिस लाइट को मैंने इंसिडेंट कराया है अपने मेटल सरफेस पे, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंड करता है ना। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक प्रयोग में तीव्रता विकिरण पर निर्भर है। तीव्रता विकिरण मींस होता है बेटा इंटेंसिटी रेडिएशन, ठीक है। अच्छा बेटा, पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो किसका फंक्शन होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन। किसका फंक्शन होता है? फ्रीक्वेंसी का। यानी कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको जिस लाइट्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि जिस हायर फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। तो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, उसमें क्या बोला था? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जिस लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा बनेगा। तो ऑप्शन बी क्या है बेटा इसका राइट आंसर। जो आपको ऑप्शन सी इसका दिखाई दे रहा है बेटा, वर्क फंक्शन भी आपका किसका फंक्शन होता है? वर्क फंक्शन भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से आपने न्यू नोट को पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी का फंक्शन हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड इसका, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं बेटा आज के पे। आगे कह रहा है, देखो ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा ही क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। ये कह रहा है निर्वात में, वैक्यूम मतलब निर्वात में हम लाइट की स्पीड को कैसे बदल सकते हैं। पहली बात तो बेटा आपको पता है, जब तक आपका मीडियम चेंज नहीं होगा, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। स्पीड क्या रहेगी बेटा? सेम। यानी कि तो इस कहने का मतलब क्या है? कंक्लूजन क्या निकला कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस को चेंज करके कैसे पूछा जा सकता था? इसमें क्वेश्चंस को चेंज करके ऐसे पूछा जा सकता था कि मेरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। मान लो मेरी लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में गई बेटा, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, इन चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन होंगे, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा?
डज नॉट चेंज विद मीडियम, माध्यम के साथ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शंस क्या होता है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी फिजिकल क्वांटिटी मीडियम के साथ चेंज नहीं होती, फेज भी चेंज होता है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य भी चेंज होता है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। तो क्वेश्चंस को बेटा चेंज करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम तरफ चलते हैं बेटा। मोडेम एक उपकरण है जो कार्य करता है। मोडेम इज ए डिवाइस विच परफॉर्म, कैसे काम करता है ना, किस बेस पे काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा मॉड्यूलेशन, सेकंड ऑप्शन है डीमॉड्यूलेशन, सी ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन और डी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो बेटा एक बार मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को समझना। मॉड्यूलेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें बेटा डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, और डीमॉड्यूलेशन में वापिस वाइस वर्सा, यानी कि एनालॉग सिग्नल वापिस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। आपको पता है बेटा, ये इनसे आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मोडेम क्या काम करता है, किस पे काम करता है बेटा, मॉड्यूलेशन पे भी काम करेगा और डीमॉड्यूलेशन पे भी काम करेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने अपने सिग्नल को अगर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया था, तो वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों ही काम करते हैं, दोनों पे ही बेस पे काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। सी में आपको रेक्टिफिकेशन दिखा रखा है बेटा, ये तो एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा बेटा, राइट आंसर रहेगा। चलो बेटा आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। नति कोण मीन बेटा एंगल ऑफ डिप। नति कोण मतलब एंगल ऑफ डिप होता है। एंगल ऑफ डिप किसके बीच बनता है बेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका एंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनता है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है बीवी बाय बी एच। बीवी बाय बी एच, बीवी मीन्स होता है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बी एच होता है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। इन दोनों का रेशियो होता है आपका एंगल ऑफ डिप। पूछा कहां है, मैग्नेटिक पोल पे पूछा है। कहां पूछा है बेटा, मैग्नेटिक पोल। और पोल पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है 0। पोल पे अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, 0। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू बीवी बाय 0, यानी कि क्या आ गया बेटा, अनंत, नॉट डिफाइन। और tan की वैल्यू अनंत नॉट डिफाइन कहां होती है भैया, 90 डिग्री पे होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल ऑफ डिप की वैल्यू रहेगी कहां पे, पोल्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच कैन बी रेफर्ड एज हीट वेव। ठीक है, अच्छा बेटा इसको डिस्कस करने से पहले एक बार अपन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन है ना ईएम वेव से ही लिए गए हैं। दोनों क्वेश्चंस ईएम वेव से ही लिए गए हैं। तो देखना बेटा क्या बोल रहा है, इन सब के हम एग्जांपल देखेंगे बेटा, है ना, इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो बहुत इजी हो जाएगा। ये कह रहा है द ईएम वेव इन टेलीकम्युनिकेशन, है ना, टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार प्रणाली, कौन सा ईएम वेव सिस्टम इसमें यूज होता है, कौन सा इसमें सिस्टम यूज होता है। तो देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं बेटा, कौन कौन से, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव, विजिबल, इंफ्रारेड। तो इन चारों का देखते हैं बेटा। क्या अल्ट्रावायलेट रेज जो यूज होता है वो आपके बेटा जर्म्स को किल करने के लिए यूज होता है, किल द जर्म्स इन फूड, है ना, आपके खाने वाने में जो भी जर्म्स है उनको खाने को क्या करता है, सेफ रखता है बैक्टीरिया से, जर्म से। अच्छा बेटा आगे देखो, विजिबल लाइट,
विजिबल लाइट का क्या काम होता है बेटा, चीजों को, किसी भी चीज को देखने में यूज होता है, या मैं बोलूं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। कहां यूज होता है बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है मेरी विजिबल लाइट। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जैसे बेटा आपका हमारी बॉडी में कोई मस्कुलर मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ जाए, मांसपेशियों के पेन में इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। और माइक्रोवेव में किसका यूज होता है बेटा, रडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज किया जाता है। माइक्रोवेव किस में यूज किया जाता है, रडार सिस्टम। अच्छा, माइक्रोवेव कुकिंग ऑप्शन, माइक्रोवेव ओवन में भी यूज होता है। तो इन सभी की बेटा एक से ज्यादा एप्लीकेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताई है सिर्फ यही एप्लीकेशन, इनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। तो माइक्रोवेव आपका रडार सिस्टम में यूज होता है, और माइक्रोवेव ओवन यानी कि कुकिंग के पर्पज से भी हम इसको यूज करते हैं। तो दूर संचार प्रणाली यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा, हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रडार सिस्टम किसको, किसके रेफरेंस में जाएगा, माइक्रोवेव। ओके, अब इसका जो प्रीवियस वाला जो पार्ट है ना, वो आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंफ्रारेड का बोला, मसल्स पेन में इसका यूज किया जाता है ना, यानी कि इस रे के पास क्या होता है, थोड़ा हीट होता है। तो देखना बेटा एक बार नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, अब देखो, अब आप डायरेक्ट इसको कर पाओगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन बी रेफर्ड एज हीट वेव, तो कौन सा ऑप्शन हो गया। इसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो देखो कभी कभी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले सोल्व करने के कई सारे फायदे हो जाते हैं कि हमें पीछे वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पहले पीछे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आगे वाले क्वेश्चंस में उनके कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, दोनों ही ईएम वेव के, ईएम स्पेक्ट्रम यानी कि है ना, एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव से, आपकी प्रॉपर्टी से, इन सारी चीजों को अगर आप बहुत अच्छे से याद रखोगे तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के समतुल्य ऊर्जा है, यानी कि एक एटॉमिक मास, एक एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है बेटा 1 एएमयू। सर ये एएमयू क्या होता है, एएमयू बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी पार्टिकल के मास को मेजर करने के लिए, इससे छोटी यूनिट पॉसिबल नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है ये किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल के मास को यानी कि द्रव्यमान को मेजर करने के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 kg। सॉरी बेटा, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 kg, इतनी इसकी वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, तो अब हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बेटा। E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mc², डेल्टा m बोल सकते हो क्योंकि बहुत छोटा मास होता है बेटा। तो डेल्टा m की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻19। c क्या है बेटा, यहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये स्पीड कहाँ होती है, ये वैक्यूम में होती है, ठीक है, एयर में होती है। तो 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि mc² है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻19, 3 का स्क्वायर करूंगा बेटा 9, 10⁸ का स्क्वायर करूंगा तो 10⁻16। ये जो मेरे पास एनर्जी आई है, ये जो मेरे पास एनर्जी आई है, ये किस में आई है बेटा, ये जूल में आई है, किस में आई है, जूल में। तो 1.6 इंटू 9, क्या आपको कहीं ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं सर हमें ऐसा ऑप्शन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। या तो हमारे पास दो ऑप्शन जूल में गिवन है, दो ऑप्शन जूल में गिवन है, या दो ऑप्शन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। इसमें गिवन है बेटा, तो जूल वाले ऑप्शंस तो मेरे इसके साथ मैच हो नहीं रहे,
तो मैं क्या करूंगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वाले वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। तो 1.67 इंटू 9 इंटू, देखना बेटा 10 टू दी पावर माइनस 19 और 10 टू दी पावर प्लस 16, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 10 टू दी पावर माइनस 3। और मेगा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 से मैंने क्या कर दिया, मैंने 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे को देखने को मिलेगा। वैसे एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसके अप्रोक्स जो आंसर गिवन है, इसके जो अप्रोक्स आंसर गिवन है वो गिवन है बेटा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं बेटा। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ईएमआई पे काम करता है, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो अब ये कह रहा है क्या डीसी में भी काम करता है, क्या एसी में काम करता है, क्या एसी और डीसी दोनों में काम करता है, या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हमें सबको पता है सर, हमारा ट्रांसफॉर्मर डीसी में काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि सर डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है ना। डीसी में काम ना करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो होता है। तो हमारे एसी सोर्स की तो लोअर वैल्यू को हायर, हायर वैल्यू को लोअर में कन्वर्ट करता है ना एसी सोर्स की वैल्यू को। तो डीसी में मेरा ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, एसी ओनली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। ये कह रहा है ए बार मैग्नेट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस। एक चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी भाई, बी की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो क्या फील करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉर्क बट नो फोर्स, बी ऑप्शन है ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क। तो हम थर्ड ऑप्शन है बेटा बोथ ए फोर्स एंड ए टॉर्क, नाइदर फोर्स नॉर ए टॉर्क, कुछ फील नहीं करेगा, है ना। तो हम इसको अभी देखते हैं बेटा, है ना। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा, ये आपके पास क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। यहां पे मैंने क्या किया बेटा, इसको एक मैग्नेट को रख दिया मैंने। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस मैंने 2l यानी कि डाइपोल लेंथ से मेजर कर दिया। तो ध्यान से देखना बेटा, है ना। मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबको पता है क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, यानी कि इधर नॉर्थ रहा होगा, इधर क्या रहा होगा बेटा, साउथ रहा होगा। एक सेकंड बेटा, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स बनाते हैं एक बार। ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने इसमें क्या बना दिया बेटा, एक मैग्नेट को रख दिया, है ना। एक मैग्नेट को मैंने क्या किया, रख दिया, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया बेटा मैग्नेट का। तो ध्यान से देखो, इस नॉर्थ को, इस नॉर्थ, ये जो नॉर्थ पोल है ये कहां फोर्स फील करेगा बेटा, टूवर्ड द साउथ, है ना। नॉर्थ पोल जो फोर्स फील करेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, F1 मान लिया मैंने। ठीक है बेटा, और जो साउथ पोल है, साउथ पोल इस उल्ट यानी कि उसके रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, इसको मैंने क्या मान लिया, F2। क्या मैं इस मैग्नेट के दोनों पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम है, सर बिल्कुल सेम है। क्या हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, सर बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखना बेटा फोर्स इस पे कितना लगेगा, मैं बोल रहा हूं पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इनटू, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हो बेटा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोल रहा हूं पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो F1 और F2 है
दोनों फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में कैसी है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में दोनों फोर्स लगे हैं। जब दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट यानी कि मैं बोलूं नेट फोर्स तो क्या रहेगा उसका बेटा, जीरो रहेगा। जैसे आप इसके एग्जांपल से समझिए बेटा, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पे फोर्स ऐसे लगा है और साउथ पे पोल, आपका साउथ पोल पे फोर्स ऐसे उल्टी डायरेक्शन में लगा है, तो नेट फोर्स तो क्या हो गया, जीरो। लेकिन इन फोर्स की वजह से हो गया क्या, ये वाला फोर्स इस पोल को इस साइड में ले जाने की कोशिश करेगा, नीचे वाला जो पोल है यानी कि साउथ पोल अपोजिट डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, और आपका ये मैग्नेटिक जो रोड है बेटा वो क्या करेगा, अपनी खुद की एक्सिस पे घूमना स्टार्ट कर देगा। ये जो चुंबक का जो छड़ी है बेटा आपकी, ये अपनी खुद की एक्सिस पे क्या करेगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। तो उसके पास क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। टॉर्क मतलब आघूर्ण बल, टॉर्क मतलब आघूर्ण बल। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, पहले तो अपना आंसर देखो, क्या सर टॉर्क तो जीरो नहीं रहेगा लेकिन फोर्स जीरो हो जाएगा। टॉर्क तो जीरो नहीं रहेगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देखो बेटा क्या कह रहा है, ए टॉर्क बट नो फोर्स, सिर्फ आघूर्ण बल फील करेगा, बल कोई फील नहीं करेगा। तो ए इज द राइट आंसर, इसका ए ही इसका क्या रहेगा बेटा, राइट आंसर रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, आपको पता है ना बेटा, ये एक एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन की एक एप्लीकेशन होती है ना। हम उसमें क्या बोलते हैं कि जो हमारा दिन होता है वो रात से 4 मिनट बड़ा होता है, हम अप्रोक्स ऐसा मानते हैं ना, एग्जैक्टली 4 तो नहीं होता बट हम मानते हैं कि 4 मिनट के अप्रोक्स हमारा जो दिन है वो रात से क्या होता है, बड़ा होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि सनसेट से थोड़ा सा टाइम पहले यानी कि 1-2 मिनट पहले हमें रेडिश एरिया दिखाई देने लग जाता है अर्थ होरिजोन पे, और सनसेट होने के कुछ देर बाद तक हमें दिखाई देता है ना। भाई हम कब बोलते हैं कि दिन कब हो गया, जब सनराइज हो गया, रात कब हो गई, जब सनसेट हो गई। यानी कि सनराइज होने से पहले कुछ रेडिश एरिया दिखा मेरे को, सनसेट होने के बाद मुझे कुछ रेडिश एरिया दिखा, यानी कि दिन और रात के लेंथ में कुछ फर्क आ गया। तो हम मानते हैं कि हमारा जो दिन होता है वो रात से हल्का सा क्या होता है, टाइम में बड़ा होता है, 4 मिनट के अप्रोक्स। हम उसमें क्या लिखते हैं बेटा, टाइम लिखते हैं। तो ये मैंने आपको इसको पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया। क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्वेश्चन का तो आपको आंसर मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि किस एप्लीकेशन पे काम करता है। इस किस एप्लीकेशन पे काम करता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होता है ना, अगर आप देखो तो देखो हिंदी वर्ड से तो आपको पहले ही पता चल रहा है बेटा, है ना। हिंदी वर्ड में देखना क्या लिखा, प्रकाश का बिखराव, यानी कि जो लाइट अर्थ होरिजोन से नीचे जा चुकी थी वो एटमॉस्फेयर में कुछ कण होंगे, कुछ पार्टिकल होंगे जो उसके थ्रू, उसके अक्रॉस क्या हो जाएगी, दोबारा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोबारा फैल जाएगी, है ना। तो इसलिए दोबारा फैल जाएगी तो वो होरिजोन से ऊपर दिखाई देगी। तो यही एप्लीकेशन होती है बेटा। तो हम अपना आंसर क्या कर देंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रेडिश दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का बिखराव, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अब हम ये कह रहा है सेमीकंडक्टर का ना, अर्धचालक का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको सामने। होल क्या होते हैं, है ना बेटा। होल्स को समझिए पहले, है ना, होल्स को समझिए आप। ये आपका बेटा वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड। क्योंकि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है बेटा, हल्का सा गैप होता है। और हमें इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, फोरबिडन एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, और गैप को बोल देते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप।
चलो कोई बात नहीं, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, कहां पे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है। कंडक्शन बैंड में क्या है, सॉरी वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी और एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया। अब तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया है वहां पे क्या हो गया बेटा, यानी कि अपने साथ कौन सा चार्ज लेके गया है, नेगेटिव चार्ज लेके गया है। नेगेटिव यानी कि यहां से एक चार्ज पार्टिकल गायब हो गया, मतलब यहां पे एक छोटी सी क्या बन जाएगी, छोटी सी यानी कि यहां से एक छोटा सा होल क्रिएट हो जाएगा। होल को हम क्या बोलेंगे बेटा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल्स को हम क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह जब छोड़कर चला गया तो अपनी जगह एक छोटा सा अपनी एब्सेंस ही छोड़ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम। ध्यान से सुनना बेटा, कह रहा है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, क्रांतिक कोण बोलते हैं, है ना। कह रहा है किसके लिए मिनिमम होगा, है ना, किसके लिए मिनिमम होगा। अच्छा सुनो बेटा ध्यान से देखो, क्रिटिकल एंगल वैसे आपने देखा होगा बेटा, साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/μ, यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वहां पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, और जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पे क्रिटिकल एंगल ज्यादा रहेगा। अच्छा दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा, जो म्यू है ना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका एक और फैक्टर होता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां जब लाइट रे जाएगी तो उतनी ही ज्यादा बैंड होगी, उतनी ही ज्यादा बैंड होगी। देखो बेटा ये इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक किया, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई, और ये टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो गया आर। क्योंकि हमें पता है बेटा रेयर से, हवा से किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगा मेरा रे तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा। कहां पे बैंड होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बैंड होगा। लेकिन अभी देखना बेटा वापस कह रहा है कांच से हवा में आने, कांच से हवा में जाने, यानी कि रिवर्स हो गया, ग्लास से यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर आ रहा है। जब आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट से देखते हो बेटा, जब आपकी लाइट रे, व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो सबसे ऊपर आपको कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड, और सबसे नीचे वोयलेट, है ना। सबसे नीचे कौन सा दिखाई देता है, वोयलेट, यानी कि वोयलेट सबसे ज्यादा बैंड हो रही है। तो वोयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा कब, जब एयर से ग्लास में जाएगा। लेकिन हमारे को बोलना क्या है, ग्लास से एयर, उल्टा हो जाएगा मतलब। तो मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, इस बार जो मेरे पास क्रांतिक कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू वो मिनिमम किसके लिए हो जाएगी, वोयलेट के लिए हो जाएगी। क्योंकि वोयलेट के लिए मैक्सिमम कब होगा, जब एयर से डेंसर में जाएगा, हवा से कांच में जाएगा, ग्लास में जाएगा। लेकिन इस बार तो कहां बोल रहा है आपको, कांच से हवा में आने के लिए बोला है, यानी कि उल्टा हो जाएगा बेटा, इनवर्सली हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वोयलेट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में निम्नलिखित में से किसका परिमाणीकरण किया जाता है। बोहर के पोस्टुलेट भी पढ़े होंगे बेटा आपने, है ना। जैसे उसने फर्स्ट बोला था कि जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, धनात्मक आवेश और मास, द्रव्यमान, एक सेंट्रल कोर पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, है ना। अच्छा और उसने सेकंड जो नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा,
क्या होगा बेटा उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय वेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा मेरा एंगुलर मोमेंटम। तो, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, एन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड, तो क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो बेटा आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये कह रहा है बेटा डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ, डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर का मतलब देखिए बेटा, है ना, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या रखते हैं बेटा, पास पास रखते हैं, तो इनके चार्ज क्या होते हैं, रिकंबाइन होते हैं, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, रिकंबाइन होते हैं। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसके पास कौन से चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे बेटा, होल्स ज्यादा होंगे इसके पास, एन टाइप के पास नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। जब हम इनको पास रखेंगे तो एक छोटे से एरिया में क्या करेंगे बेटा, ये रिकंबाइन करेंगे, एक छोटे से एरिया में क्या करेंगे ये बेटा, रिकंबाइन करेंगे। तो ठीक है, तो देखो और इन जो चार्ज कैरियर रिकंबाइन करते हैं हम इसको बोलते हैं बेटा इमोबाइल चार्ज कैरियर, इमोबाइल चार्ज यानी कि ये यहां से बेटा मूव नहीं करेंगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए ये मूव नहीं करेंगे। तो यही आपका क्वेश्चन था कि पीएन जंक्शन के जो डिप्लेशन लेयर है उसमें कौन कौन कंसिस्ट, कौन कौन आपको शामिल दिखाई देते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन बी रहेगा, खाली सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ठीक है, आपके दोनों चार्ज कैरियर्स यानी कि इमोबाइल चार्ज कैरियर्स रहते हैं, ऑप्शन बी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस विद्युत द्विध्रुव, है ना, यानी कि दो अपोजिट नेचर के आवेश चार्ज, ठीक है, एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। तो देखना बेटा क्या है, ये आपके पास एक डाइपोल बना दिया मैंने आपके सामने, ये प्लस क्यू चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है जहां पे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करते हो यानी कि एक्सिस पे जो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो वो होता है बेटा 2kp बाय आर क्यूब, क्या होता है बेटा, 2kp बाय आर क्यूब होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या आपको ऐसा ऑप्शन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं सर डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सारे डायरेक्टली के रिलेशन में दिखा रखे हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -3। हाँ अब आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। तो 31 जो क्वेश्चन था सिंपल सा क्वेश्चन, किस पे डिपेंड करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -3। आगे बोल रहा है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझिए बेटा, क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आप ये जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट है, पी पॉइंट है बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, और मैं इसको एक्सलरेट कराता हूं, एक्सलेट यानी कि मैं इसको मूव कराता हूं। अब मैं कैसे मूव करेगा, मैं इसको क्या करूं बेटा, इस पे काम करूं, वर्क करूं, यानी कि मैंने 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया, 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मेरा मूव हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, मेरा मूव हो गया, ठीक है। अब 1 वोल्ट
1 वोल्ट से एक्सलेट करने पर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेकर मूव हो रहा है, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा लेकर चल रहा है, उसको हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू वोल्ट, कितना वोल्ट से एक्सलेट कराया है मैंने, 1 वोल्ट से एक्सलेट कराया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 1, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो गया भाई आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। आगे कह रहा है बेटा, बोरोन इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, द रिजल्टिंग मटेरियल इज, है ना, बोरोन को ऐड किया है ना, इम्प्योरिटी मतलब बाहर से कोई पार्टिकल डाला गया है, किसके क्रिस्टल में डाला गया है, सिलिकॉन क्रिस्टल में डाला गया है, तो कह रहा है रिजल्टिंग मटेरियल की क्या बनेगा। अच्छा देखना बेटा, हम एक्सट्रेंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं हम उसमें क्या करते हैं बेटा, इम्प्योरिटी डालते हैं, है ना, तब जाके मेरे पास दो अलग अलग टाइप के एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दिखाई देते हैं मेरे को, मिलते हैं, कौन सा, एक होता है बेटा एन टाइप और एक होता है पी टाइप। ठीक है, तो कौन सा डालने से, कौन सी इंप्योरिटी डालने से एन टाइप बनेगा, कौन सी इंप्योरिटी डालने से पी टाइप बनेगा, चेक करते हैं। देखो बेटा, बोरोन फैमिली आपको पता है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हो, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। बोरोन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए इसको चाहिए 4, यानी कि इसके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है जो आपका पी टाइप होता है। एन टाइप में क्या होता है बेटा, हम नाइट्रोजन फैमिली डालते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 5, तो 4 तो वो क्या कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन से तो वो बॉन्ड बना लेगा और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा मूव करने के लिए, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, तो देखना बेटा, इसमें जब मैं नाइट्रोजन फैमिली के पार्टिकल्स एलिमेंट को डालता हूं इंप्योरिटी, एज ए इंप्योरिटी, तो कौन मिलता है मेरे को, एन टाइप मिलता है, और बोरॉन फैमिली को जब मैं डालता हूं तो मेरे को कौन मिलता है बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो बताओ बोरॉन को ऐड करने से कौन मिला, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो बी आपका ऑप्शन हो गया बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका। ठीक है, तो ये बेटा हमने आपके राजस्थान स्टेट का आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फिजिक्स के पार्ट को कंप्लीटली सोल्व कर लिया है 2 पार्ट में। जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस, इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे बेटा हम आप लोगों से फिर किसी एक स्टेट के पीवाईक्यू के साथ। तब तक बेटा इन क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज करना और अपनी तैयारी में जैसे लगे हो ऐसे ही लगे रहना। ठीक है, जय हिंद जय भारत बेटा।